हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चंस को आप उड़ा रहे हो इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो इसके लिए आज हम आप लोगों के सामने एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं। ये बेसिक इंग्लिश क्लास की सीरीज होगी और ये बेनिफिशियल होगा उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जब मैंने कुछ बच्चों को किताब सजेस्ट करी, बुक सजेस्ट करी कि भाई नीतू मैम की बुक पढ़ लो या एके सिंह सर की बुक पढ़ लो, इंग्लिश ठीक हो जाएगी, तो बच्चों ने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप किया और उसके बाद कहा कि सर आप जब बुक पढ़ने के लिए बोलते हो, हमने बुक खरीद भी लिया, लेकिन जब उस किताब को पढ़ता हूं ना तो उनमें ऐसी इंट्रिकेट डिटेल्स दी हुई हैं जो हमारे समझ से ऊपर है। मतलब कुछ फंडामेंटल बातें बताई गई हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए एक सीरीज लेकर के आ गए हैं हम। उस सीरीज में क्या करेंगे, ये देखो 6 लेक्चर आने वाले हैं। 6 लेक्चर आने वाले हैं। हमारा पहला लेक्चर होगा सेंटेंस, पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स, जो कि आज करने वाले हैं हम इस वीडियो में। हमारा दूसरा लेक्चर होगा हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट। हमारा तीसरा लेक्चर होगा हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। हमारा चौथा लेक्चर होगा सम बेसिक आइडियाज ऑफ वर्ब्स। पांचवा होगा कॉम्प्लीमेंट और छठा होगा सम बेसिक आइडियाज ऑफ फ्रेजेस। इन 6 लेक्चर्स के थ्रू हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखेंगे जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगी, फंडामेंटल होंगी और आपको एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चंस को उड़ाने में बहुत मददगार साबित होंगी। इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढते हो, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद बस एक चीज ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे ये पता चल गया, वर्ब उसके अकॉर्डिंग देख लेना सिंगुलर प्लूरल है कि नहीं। अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो ठीक होगा, अगर प्लूरल हुआ तो वही एरर होता है। ठीक है ना। तो ये बात है और ये बात कैसे समझ में आएगी, जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना पता चलेगा। तो ये सारे 6 लेक्चर आएंगे जिसमें एक एक बात बहुत माइन्यूटली मैंने क्या किया है, एक अच्छे तरीके से पीपीटी डिजाइन करवाई है और ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आप कॉपी उठाना, कलम उठाना, 3-4 कलम लेके आना, साथ साफ कागज लेके आना और बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो जो नोट्स होगा ना वो आपका जब तक एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता है वो तब तक के लिए होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब अपने नोट्स को आप गो थ्रू करते हो तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आती है, फिर दोबारा गो थ्रू करते हो और चीजें समझ में आती हैं। इसका मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स अपने नोट्स को रिवाइज करना होगा। कम टाइम में जल्दी आउटकम निकल के आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा आउटकम निकल के आता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। आप अच्छे तरीके से पूरे की पूरी वीडियो को देखो। पहले सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो। समझते टाइम ना लिखने की कोशिश मत करना, पहले पूरी वीडियो समझ लो, एक एक बात अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आएगा पीछे दोबारा जा करके देखना। वैसे मैं एक चीज को 2 बार कम से कम बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो होगा सेंटेंस, पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स। देखो, तो सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस कहते किसको हैं। सेंटेंस हम किसको कहते हैं सेंटेंस। तो क्या होता है हमारा सेंटेंस? तो अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट इन इटसेल्फ होता है, मतलब वो मीनिंग दे रहा होता है, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है ना। या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप ये वाले डेफिनेशन से जा सकते हो या ये वाले डेफिनेशन से, दोनों एक ही है। A group of words that makes a complete sense। ये सेट ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, बात एक ही है। दैट इज कंप्लीट इट इन इटसेल्फ और दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। सेंटेंस किसको कहते हैं? जो बात मैं बोल रहा हूं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इसका मतलब वो क्या है? एक सेंटेंस है। अगर वो बात आपको समझ में नहीं आई तो इसका मतलब मैं जो बोला वो सेंटेंस नहीं है। अगर मैं चू माऊ काऊ बोलूं तो ये सिर्फ चाइना में रहने वाले लोग समझ सकते हैं। मैं ऐसे ही मजाक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह के लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए, इसका मतलब मैं जो बोला काऊ मू कू, ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या है? जैसे लिखा हुआ है ऑनेस्ट आर पर्सन यू एन। जब आप ये वाला किसी के सामने बोलोगे ना, ऑनेस्ट आर पर्सन यू एन, वो बोलेगा भाई अंग्रेजी सुधार के आ, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो उसे कैसे पता चला कि अंग्रेजी में है? क्योंकि ऑनेस्ट वर्ड सुन रखा है उसने, आर सुन रखा है, पर्सन सुन रखा है।
उस सामने वाले को कुछ पता नहीं है, फिर भी ये तो जरूर बता देगा कि अंग्रेजी में कही हुई बात है, लेकिन ये बोलेगा कि सुधार क्या। इट मींस कि हम जो बोले वो गलत तरीके से बोले, उसको समझ में नहीं आया कि हम बोल क्या रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए हम लोगों को सही क्या बताना पड़ेगा, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। क्या बताना पड़ेगा, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। और जब हम यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन बोलेंगे तो सेट ऑफ वर्ड्स भी हो जाएगा और कंप्लीट इन इटसेल्फ भी हो जाएगा, सामने वाले को यह बात समझ में भी आ जाएगी। देखो मेरे प्यारे, दो चीजें हैं, ठीक है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समझाने की कोशिश करता हूं, ये कि ऑनेस्ट आर पर्सन यू एन, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स है। ये सेट ऑफ वर्ड्स है। ऑनेस्ट आर पर्सन यू एन क्या है, एक सेट ऑफ वर्ड्स तो है, बट इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, नॉर इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, है ना। ना तो ये कंप्लीट है अपने आप में, ना ही कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन सेट ऑफ वर्ड्स भी है और कंप्लीट इन इटसेल्फ भी है, मीनिंग भी क्लियर कर रहा है। इट मींस क्या हुआ कि हमारा पहला वाला जो लाइन लिखा हुआ है वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या है, मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो दूसरा वाला लाइन है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ वर्ड्स भी है और मीनिंग भी क्लियर कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं सेंटेंस क्या होता है ये समझाने में कामयाब रहा। सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है, एक सेट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा होना चाहिए। चलो अब इसी बात को मैंने कितने सीक्वेंस में यहां पे लिख रखा है। हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। आप कभी भी अपना नोट्स खोलोगे ना तो आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएगी कि द फर्स्ट सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स तो है, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, बिकॉज इट इज नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। किसमें नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। मतलब सेंटेंस बनने के लिए सेट ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सजाना। जब तक वो हम अच्छे तरीके से नहीं सजाएंगे तब तक हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। इट मींस देखो, यही सेट ऑफ वर्ड्स ऑनेस्ट आर पर्सन यू एन, मतलब यही सारे वर्ड्स को लेके मैं भी ये भी सेंटेंस बनाया हूं, लेकिन यू को पहले किया, उसके बाद आर को किया, देन एन को लेकर के आया, फिर ऑनेस्ट लिखा और लास्ट में पर्सन लिखा। इट मींस क्या, इट मींस कि कोई ना कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस तो जरूर होता होगा जो हमारे सेंटेंस को बनाने में कामयाब करता होगा। आ रही है ना बात समझ में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम सेंटेंस हमारा समझ में आ गया। दूसरा है कि कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल मैं ले रखा हूं। लिखा हुआ है मिस्टर स्मिथ टॉट अस इंग्लिश। जब मैं ये बात अपने दोस्त को बताता हूं कि मिस्टर स्मिथ टॉट अस इंग्लिश, तो वो ये बोलता है, अरे क्या बात करते हो, मिस्टर स्मिथ अंग्रेजी पढ़ाते थे तुमको, अच्छा, और रूबी मिश्रा मैम क्या पढ़ाती थी। तो ये क्या है, ये बात उसको समझ में आई, अच्छे तरीके से समझ में आई कि मिस्टर स्मिथ टॉट हम लोगों को क्या पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो बात मैं बोला वो सामने वाले को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो मैं जो बोला वो क्या रहा, एक सेंटेंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर यू अ फुटबॉलर। मैं पूछता हूं क्या तुम भाई एक फुटबॉलर हो, तो सामने वाला जो बैठा हुआ होगा ना वो अगर फुटबॉलर होगा तो बोलेगा यस आई एम अ फुटबॉलर। अगर वो नहीं होगा तो वो ये बोलेगा नो आई एम नॉट अ फुटबॉलर। इट मींस क्या कि मैं जो भी पूछ रहा हूं, मैं जो भी एक्शन कर रहा हूं, उसके सामने से रिएक्शन आ रहा है। इट मींस मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाला रेसिप्रोकेट कर रहा है। रेसिप्रोकेट कर रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस कि वो मेरी बात समझा तभी तो रेसिप्रोकेट किया, और अगर समझ गया तो वो क्या है, मैं जो बोला वो एक सेंटेंस है। आगे बात करते हैं, ओपन द डोर। मैं अपने भाई को बोला भाई दरवाजा खोल। क्या बोला, भाई दरवाजा खोल। मेरे दोनों हाथ में थैले थे, मैं बाहर से आया था, मैं बोला भाई दरवाजा खोल, ओपन द डोर। तो वो क्या करता है, जाकर के दरवाजा खोल देता है। वो क्या बैठा रह जाएगा क्या कान में हेडफोन लगा के, नहीं, क्यों, क्योंकि उसे समझ में आया ओपन द डोर का मतलब क्या करना, दरवाजा खोलना, तो वो दरवाजा खोलने चला जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब मैं जो बोला वो उसको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो सेंटेंस हो गया, क्योंकि मैं जो बोला वो मीनिंगफुल था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ लवली दे आर। मैं गार्डन में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था
और कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे वहां पे, है ना, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा था। तो मैं क्या बोला, मैं बोला हाउ लवली दे आर, वो कितने सुंदर हैं, है ना। तो मेरे दोस्त बोलता है, मेरा दोस्त मेरे को बोलता है, अरे भाई हाँ सही बोल रहा है तू, कितने सुंदर है यार, एक फोटो खिंचवा लेनी चाहिए इसके साथ। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं जो बोला ना कि ये कितने सुंदर है, वो मेरे दोस्त को समझ में आ गया और उसने फिर मुझे चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए देखा, बोला भाई ये देख, चिड़िया तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये चारों के चारों जो लाइंस हैं, ये चारों क्या हैं, सेंटेंस हैं, और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। और अगर कंप्लीट मीनिंग दे दिए, इट मींस वो क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दीज सेंटेंसेस आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, ये सारे सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट तो हैं। एज अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। आप जितना भी सेंटेंस देखोगे ना, लगभग जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो किससे खत्म होता है, एक फुल स्टॉप से खत्म होता है। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक फुल स्टॉप आए। इसी वजह से मैंने एक फुल स्टॉप वाला और दो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस लिया है, एक असर्टिव और एक इंपेरेटिव, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क वाला भी लिया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला भी लिखा। ये बात आप लोगों को बस बताने के लिए लिखा हूं कि बट समटाइम्स क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क में आल्सो कम, हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या वो सेंटेंस नहीं है क्या? बिल्कुल है, भले ही वो प्रश्न पूछने के फॉर्म में है, क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में है। अगर आदमी कोई सरप्राइज बता रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस तो है ना मेरे भाई, चाहे वो क्वेश्चन मार्क के साथ आया हो या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आया हो। तो एक बात क्लियर हुई, सेंटेंस होने के लिए सेट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरी बात क्लियर हुई, वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। और तीसरी बात क्लियर हुई कि कोई जरूरी नहीं है कि एक फुल स्टॉप ही सेंटेंस को खत्म कर सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये हुई बात सेंटेंस की। आगे बात करते हैं हम कि हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो एक बात ध्यान रखो, हमारे यहाँ देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अंग्रेजी में कितने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं? 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट। देखो मेरे प्यारे, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक बात मैं बताता हूं, मैं आपको सब सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक नंबर 86 है। क्या है? 86 है, मेरे पास एक नंबर है और मैं आप लोगों को ये बोला कि इसमें से एक नंबर 50 है। इसमें से एक नंबर क्या है? 50 है। तो दूसरा नंबर बता के दिखाओ। मैथमेटिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इनको, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर अगर हमारा दोनों नंबर का सम 86 है, उसमें से एक नंबर 50 है, तो दूसरा नंबर हमारे पास 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कोई पूरी चीज दी हुई हो और आधी चीज बता दी जाए तो तुम आधी चीज खुद से पता करने में कामयाब हो सकते हो। इट मींस अगर मुझे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका काम हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस लिखा हुआ है, और सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट पता कर लें, क्या पता कर लें? सब्जेक्ट पता कर लें, तो प्रेडिकेट हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि सेंटेंस में हम अगर क्या पता कर लें? सब्जेक्ट पता कर लें। क्या पता कर लें? सब्जेक्ट पता कर लें, तो हमारा प्रेडिकेट हमें अपने आप पता चल जाएगा। अपने आप खुद से पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होगा। कब? जब हम सब्जेक्ट ढूंढ पाते हैं। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास हथियार हैं। अंग्रेजी में क्या है? हथियार हैं। याद रखना, एक हथियार है हु, WHO हु, और दूसरा हथियार है व्हाट। क्या है? WHAT व्हाट। याद रखना, हु जो होता है ये पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। अरे भाई पड़ोसन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। और व्हाट किसके लिए यूज करते हैं? PE है ये, ठीक है ना। और व्हाट किसके लिए यूज करते हैं? थिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? थिंग के लिए। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास 2 हथियार हैं, हु होता है और व्हाट होता है।
याद रखना, अभी हम बस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बस एक छोटा सा चीज बता रहे हैं आपको। कल जब एक लेक्चर आएगा हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, उसमें आपको अलग अलग तरह से सब्जेक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा और आप सोचे भी नहीं होगे इतने तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे, तो आज बस जान लो कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम किससे क्वेश्चन करते हैं, हु से और व्हाट से। किससे क्वेश्चन करते हैं, हु से और व्हाट से, और जैसे ही जो हमारा आंसर आएगा हु और व्हाट का, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाकी की जो चीज हो जाएगी वो हमारा सेंटेंस में क्या बन जाएगी, प्रेडिकेट बन जाएगी। ठीक है ना, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्या लिखा हुआ है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। क्या लिखा हुआ है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। देखो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा लिखा हुआ है, ऑनेस्ट पर्सन, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इसका मतलब अगर हम इस सेंटेंस से क्वेश्चन करें कि हु इज एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या क्वेश्चन करेंगे, हु इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यू। अरे तुम ही तो हो ऑनेस्ट, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अगर हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो बाकी का जो सेंटेंस में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रेडिकेट बोल सकते हैं। तो आई ना बात समझ में प्यारे, बस समझना यह है कि अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पता कर लें तो दूसरा वाला पार्ट प्रेडिकेट हमें अपने आप पता चल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है हमारा दूसरा सेंटेंस, मिस्टर स्मिथ टॉट अस इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ टॉट अस इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर स्मिथ टॉट अस इंग्लिश, ऐसा लिखा हुआ है प्यारे। ठीक है ना, अब एक बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं, मैं पूछ रहा हूं सेंटेंस से सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं हु टॉट अस इंग्लिश। क्या बोल रहा हूं, हु टॉट अस इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या आएगा, हु टॉट अस इंग्लिश, कौन पढ़ाते थे अंग्रेजी, तो इसका आंसर आएगा मिस्टर स्मिथ। इसका मतलब मिस्टर स्मिथ हमारे इस वाले सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अगर हम सब्जेक्ट पता कर लिए तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इतने गरज गरज के मैं एक बात सिखाने की कोशिश किया और उसमें कामयाब भी रहा। क्या रहा कि सेंटेंस हमारा दो पार्ट्स का होता है, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हु और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा रिप्लाई आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और अगर हम सब्जेक्ट ढूंढने में कामयाब हो गए तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे, सॉरी प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस बनता है ना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखना, पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो इट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस। ये कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस जो है ये कुछ भी नहीं है, बस एक सीक्वेंस है। जैसे शादी करना होता है ना, तो सबसे पहले आप जन्म लेते हो, शादी कर तो नहीं लेते हो। लाइफ में क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको क्या करना पड़ता है, करियर में कुछ अचीव करना पड़ता है, देन एक आपका तीसरा प्रोसेस आता है, तब शादी होती है। इट मींस एक सीक्वेंस में होता है, चीजें एक सीक्वेंस में होती हैं। और अगर आप चीजों को सीक्वेंस में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यही हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस है ना, इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। मतलब कोई फिक्स तो नहीं है कि हमारा सारा का सारा सेंटेंस इस पे आ जाए। हो सकता है कभी वर्ब आगे आ जाए, कभी सब्जेक्ट पीछे आ जाए, इंटरोगेटिव में ऐसा होता है। लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। क्या आता है, वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट, फिर लिख सकते हो एडवर्बियल, और लास्ट में एक लिख सकते हो रेस्ट। रेस्ट के मैं बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें 11 खिलाड़ी तो फील्ड पे होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी हमारा बाहर होता है। वो क्या करता है, वो ये करता है कि अगर किसी को चोट लगेगी तो वो आ जाएगा। रेस्ट वही काम करता है। रेस्ट जो होता है, ये 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये क्या होते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। लेकिन आर जो होता है मेरा, रेस्ट, ये क्या होता है, एक सब एलिमेंट होता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको अपने लिए,
आसानी से जब मैं समझता हूं तो चीजों को इतने ज्यादा माइन्यूटली अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, तो उसी प्रोसेस में मैं इस तरीके से लिखता हूं, नोट्स बनाता हूं, और वही चीज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दीज सबोका आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहां पे सबोका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबोका, है ना। तो ये जो सबोका है, ये जो सबोका आपको दिख रहा है, ये 5 बेसिक एलिमेंट होता है सेंटेंस का। सबोका जो है SVOCA, here S stands for subject, V stands for verb, O stands for object, C stands for complement and A stands for adverbial। तो ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं सबोका, ये हैं, और इसके साथ एक हमारा सब एलिमेंट होता है, वो होता है R, मतलब रेस्ट। तो आई बात समझ में। सबसे पहले हम पढ़े सब सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बाद पढ़े सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, और अब हम 5 एलिमेंट्स पे आ गए हैं कि हमारे यहां अंग्रेजी में 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, और एक हमारा होता है, वो क्या होता है, सब एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो सेंटेंस बनता है वो कोई जरूरी नहीं है ये कि 5 के 5 एलिमेंट हमारे आ जाएं, या फिर 6 का 6 एलिमेंट हमारे हर एक सेंटेंस में हो, कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा सेंटेंस है ना, वो कैसे बन सकता है, हो सकता है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बना हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके बना हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट मिलके बना हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल मिलके बना हो। कैसे बना हो, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल मिलके बना हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और रेस्ट मिलके बना हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल से मिलके बना हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आ जाए। अगर किसी को ये बात मेरी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रही है, तो प्रोसेस में बिलीव रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, एक एक बात क्लास खत्म होने से पहले, ये बेसिक क्लासेस का जो ये 6 लेक्चर है, ये खत्म होने से पहले एक एक बात अगर आपके दिमाग में नहीं आ गई तो फिर मेरा नाम अभिषेक नहीं। इस बात का ध्यान रखना, भरोसा रखना, कॉपी पे नोट्स अच्छे से बनाना, दूसरा लेक्चर देखने से पहले पहले वाले को रिवाइज कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। हर एक चीज समझा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। और ये भी गारंटी दे रहा हूं कि YouTube पर या कहीं भी इस तरीके से, ये जिस तरीके से प्लान्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एक के बाद दूसरी चीज कहीं नहीं मिलेगी, इतने बेसिक से कहीं नहीं मिलेगी और इतने अपर मोस्ट लेवल तक कहीं नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। जब आप मेरा फ्रेज वाला लेक्चर देख लोगे और फिर आप कंपेयर करना कि मैं सेंटेंस से शुरू किया था और फ्रेज तक लेके गया, और इस बीच मैंने कितनी सारी ऐसी चीजें बताई जो बिल्कुल, चाहे आप मेंस दे रहे हो, प्री दे रहे हो, नो मैटर व्हाट, आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप देखे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। तो चलो, हमारा हो सकता है कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो सबके सब SVOCAR सबसे मिलके बन जाए, लेकिन आप जब इन सब पे गौर करोगे तो आपको कुछ चीजें तो पता चलेंगी। अगर आप गौर करने में कामयाब होते हो तो क्या पता चलती है कि देख भाई, इन दोनों को देखो, सब्जेक्ट और वर्ब को, और ये देखो हर एक सेंटेंस में आया हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें एक जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो। इसका मतलब बिना सब्जेक्ट और वर्ब के हम कोई सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में तुम कोई भी सेंटेंस बना लो, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के वो क्या होगा, फ्रेम ही नहीं होगा। आई ना बात समझ में, नई बात लगी होगी। ध्यान रखना, हो सकता है कि हम सारे एलिमेंट्स को मिला के बना दें, हो सकता है कि सिर्फ 2 एलिमेंट को मिला के बना दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रहे, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना जरूरी है, कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के हम क्या नहीं बना सकते हैं, सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये भी सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारा सेंटेंस है ये किन किन चीजों से बन सकता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एक्सेट्रा का मतलब होता है ये नहीं कि और नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है कि और ज्यादा चीजें फ्रेम कर सकती हो, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चाहे आप कुछ भी लिख लो, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अब कुछ एलिमेंट्स हैं, और इधर हम लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि उन एलिमेंट्स के जगह पे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, उन एलिमेंट्स के जगह पे
कल याद रखना कि हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और सब्जेक्ट के जगह पे होता है हमारा नाउन। याद रखना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के जगह पे अगर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो वो क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर मेरा वर्ब के जगह पे कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो वो वर्ब ही आएगा। अगर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो ये एक लंबा प्रोसेस है। मैंने जिस तरीके से क्लास को गढ़ा है उस तरीके से बस आप साथ दे दो, आपको मैं हर एक बात समझा दूंगा। अभी के लिए बस ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के जगह पे अगर कोई भी चीज आएगा, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, नाउन ही कहलाएगा। वर्ब के जगह पे वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के भी जगह पे नाउन आता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से हो सकता है कि नाउन हो सकता है कि एडजेक्टिव हो। एडवर्बियल के जगह पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हम लोग यूज करते हैं। रेस्ट के जगह पे आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, रेस्ट के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन फ्रेज, ये दोनों साथ में हैं, प्लस लगा हुआ है देख लेना, प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन फ्रेज। इसका मतलब रेस्ट जो हमारा बनता है वो प्रीपोजिशन और नाउन के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, प्रीपोजिशन और नाउन के साथ। ये देखो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। मेरे साथ रिपीट कर लो प्यारे, जोर से बोल के रिपीट करना, अगर बोलोगे तो साथ में मजा आ जाएगा, क्लास देखने में भी मजा आएगा। सब्जेक्ट के जगह पे क्या होता है, बोलोगे भाई नाउन होता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या होता है, बोलेंगे नाउन होता है। उसके पहले वर्ब था, उसके जगह पे क्या होता है, वर्ब होता है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के जगह पे पूछूं तो बोलोगे नाउन या एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है सरकार। और अगर आप बोलोगे कि एडवर्बियल के प्लेस पे क्या होता है तो आप बोलोगे सर एडवर्बियल के जगह पे एडवर्ब होता है। बोलेंगे रेस्ट कैसे बनता है, आप बोलोगे प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज मिलके बनता है रेस्ट। ठीक है ना, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हो गए और इन एलिमेंट्स के जगह पे, इन प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, देखो कितने अच्छे तरीके से लिख रखा हूं कि इन प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। नाउन आएगा, वर्ब आएगा, नाउन आएगा, नाउन एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा और नाउन फ्रेज आएगा प्रीपोजिशन के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप मैं क्लियर करता जा रहा हूं आप लोगों को। एक बात का ध्यान रखना, अब जब मैं आपको बोलता हूं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मस्ट बी रिक्वायर्ड, वो जो बात मैं बोला था ना उसको मैं लिख भी दिया हूं ताकि आप कभी कॉपी खोलो ना तो वो चीज आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। वीडियो देखते टाइम कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों का ध्यान रखो, सुनो अच्छे से, और दूसरे टाइम पीडीएफ से देख के लिख लो और साथ में वीडियो चला लेना ताकि क्या हो जाए, कहीं पे मान लो कुछ चीज मैं नोट डाउन कर रहा हूं और वो ये पीडीएफ में छूट जाए तो वो आप लिख लो कॉपी पे नोट बना के। ठीक है ना, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब बहुत जरूरी है हमको क्या करने के लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। और दुनिया का जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो क्या है, Go is the smallest sentence ever formed। इसका मतलब गो जो है ये दुनिया का क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है। जब मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि गो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है तो वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे गुरुजी एक बात बताओ, मैं बोलूंगा क्या, बोलोगे कि अभी तो आपने बोला, मैंने बोला क्या बोल दिया भाई मेरे, ऐसा क्या बता दिया मैंने, बोला कि एक सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब होना जरूरी है। मैं बोलूंगा एकदम सही बोला। और अगर आप बोलोगे कि सर ये तो सिर्फ और सिर्फ गो जो लिखा हुआ है ये क्या है, मैं बोलूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। बोलोगे सर इसका सब्जेक्ट कहां गायब हो गया, और अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखे हो इसका मतलब आप जो बात बताने की कोशिश किए हो, 2 चीजें हो सकती है। बोलोगे क्या हो सकता है, या तो आप जो यहां बताने की कोशिश किए हो वो गलत हो सकता है, या जो आप यहां बताने की कोशिश किए हो वो गलत हो सकता है। मैं बोलूंगा दोनों में से दोनों सही है। आप आश्चर्य कर जाओगे, क्या कर जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे। मैं बोलूंगा कैसे, अब आपको ये प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे गो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है। अब एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप जब गो बोलते हो तो सामने वाला व्यक्ति उठ के जाता है या नहीं जाता है, बोलोगे यस सर चला तो जाता है। और अगर चला गया इसका मतलब आपकी बातें मीनिंगफुल हुई, आपकी बातें समझ में आई, और अगर समझ में आ गई तो वो क्या हो गया, वो सेंटेंस हो गया। और अगर यही तो हमारा सेंटेंस है कि बात सामने वाले को समझ में आ जाए, बोलोगे सर सामने वाले को समझ में आ गया लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो नहीं मिला,
बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी यहां पर है। मैं बोलूंगा दिख रहा है सब्जेक्ट मुझे लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा एक बात बताओ, जब तुम क्लासरूम में जाते हो, टॉयलेट से आते हो, हाथ पैर पोंछते हो, इस तरीके से हाथ झाड़ते हो ना अपने सटवट में, और आते हुए मैम से पूछते हो मे आई कम इन मैम, क्या पूछते हो? मे आई कम इन मैम, मैं अंदर आ सकता हूं मैम? तो मैम बोलती है यस कम इन। क्या बोलती है? यस कम इन। या फिर बोलती है कम कम। क्या बोलती है? कम। गुस्से में होंगी तो बोलेंगे कम इन, ऐसे बोल देंगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब जब वो बात मैम बोली कि कम कम मतलब आ जाओ, कम क्या कर दो, आ जाओ, तब तुम ही क्यों आ जाते हो? बोलोगे मैम तो हमको बोली है। तुम्हें पता कैसे चला कि तुमको बोली है? क्योंकि सामने तुम खड़े हो। गो जब बोलते हो तुम तो सामने वाला उठ के चला जाता है। अगर तुम गो बोलते हो तो क्या तुम उठ के चले जाओगे? बोलोगे नहीं सर। अगर तुम गो बोलोगे तो नरेंद्र मोदी उठ के चले जाएंगे? बोलोगे नहीं सर। तुम गो बोलोगे कौन उठ के जाएगा? बोलोगे मेरे सामने जो है वो उठ के जाएगा। तो सामने कौन होता है? बोलोगे सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन। तो याद रखना, अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई और पर्सन को बांट दिया। क्या कर दिया? पर्सन को बांट दिया। बोला तीन तरीके से पर्सन्स होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है उसका प्रोनाउन आई होता है और वी होता है। अगर मैं इन दोनों प्रोनाउंस के साथ बात करूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन होगा। अगर सेकंड पर्सन की मैं बात करूं तो यू जो होता है वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। तुम जो होता है, तुम लोग होता है, आप होता है, आप लोग होता है, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? अगर ही है या फिर सी है या फिर इट है या फिर दे है या फिर रमेश ही क्यों ना है या फिर सुरेश ही क्यों ना है, महिमा ही क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रमेश एंड महिमा क्यों नहीं है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? थर्ड पर्सन होती हैं। बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है मेरे प्यारे? स्पीकर होता है। मतलब जो आदमी बोल रहा होता है, जैसे मैं ये बात अभी बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम हियरर हो गए, इसका मतलब तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मान लो मैं नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात कर रहा हूं, मान लो मैं जो बाइडेन साहब के बारे में बात कर रहा हूं, मान लो मैं बोरिस जॉनसन साहब के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे लोग क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। और ये थर्ड पर्सन होता है सब्जेक्ट मैटर, जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं? बात। स्पीकर जो बोल रहा होता है फर्स्ट पर्सन, हियरर, मेरे साथ बोलो, हियरर जो सुन रहा होता है सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में बात कर रहे हो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई ई और वी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट। इस बात का ध्यान रखना, एट दे भी हो सकता है, रमेश सुरेश कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें समझ में आ गई। बोलोगे सर आप समझा तो दिए, ये सब चीज हम समझ भी गए, ये बताइए कि गो अगर दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है तो क्या है? मैं बोलूंगा बुड़बक मैं समझा चुका हूं तुम्हें। बोलोगे कैसे? बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कम इन, तो इसका मतलब वहां पे जो कम बोले थे तो यू बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, क्योंकि सामने वाला अंडरस्टूड हो जाता है यू, सामने वाले के लिए वो समझ जाता है। इसका मतलब अगर मैं गो बोलता हूं, क्या बोलता हूं? गो बोलता हूं, तो उसके आगे जो यू लिखा हुआ है ना, यू गो, क्या लिखा हुआ है? यू गो। तो यहां पे जो यू है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और गो क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। अब तुम्हें इस वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ये ना यू जो है ये अंडरस्टूड है। क्या है? अंडरस्टूड है। ये क्या है? ये हिडन है, ये छिपा हुआ है, ये लोगों को दिखता नहीं है। बस जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उन्हें ही दिखता है। इसका मतलब गो अगर दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है तो उसके आगे जो यू है ना वो एक उसका सब्जेक्ट है। तो देख लिया ना कि ये बिना सब्जेक्ट और वर्ब के हमारा सेंटेंस बन नहीं सकता है। और अगर दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस गो है तो उसके आगे भी यू लगा हुआ है,
भले ही हम यू गो बोलते नहीं है, सिर्फ गो बोल के हमारा काम चल जाता है। तो यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, यू यहाँ पे हिडन है। आ गई बात समझ में? और इन्हीं सारी बातों को मैंने एक और पेज में लिख रखा है कि एज यू नो अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। अभी तक जितनी बात मैंने पढ़ाई उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मस्ट बी रिक्वायर्ड है, क्या होने के लिए? एक सेंटेंस बनने के लिए। लेकिन जो गो है उसे जब आप देखते हो, बट व्हेन यू लुक एट गो यू डू नॉट फाइंड एनी सब्जेक्ट, तुमको सब्जेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हियर सब्जेक्ट यू इज हिडन और अंडरस्टूड। यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट है वो क्या है? हिडन है, अंडरस्टूड है। तो और दीज आर द केसेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? मेरा लेक्चर खत्म होने देना 6 का 6, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलोगे सर सारी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात है, मैं बोलूंगा क्या? अगर गो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है तो फिर सर कम भी तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस हो सकता है। मैं बोलूंगा वाह मेरे प्यारे, अभी मैं कम कम कर रहा था और आपने ये बात पकड़ ली। तुम्हें पता है ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों चल पा रही हैं? मैं ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में फिट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन का, बहुत सारे बच्चों के साथ जो ये बातें हुई है, इंटरेक्शन हुआ है ना, यहां से ये सारे एग्जाम्पल्स उठ के आते हैं और ये तुम्हारा दिमाग में एक एक बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि गो ही दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्यों है, कम क्यों नहीं है। तो बोलोगे ये बात का आंसर तो तुम खुद दे रहे हो। बोलोगे बोलो क्या सर, गो को जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर मिलके बना हुआ है, लेकिन जब आप कम को देखते हो तो कम में तो 4 लेटर हैं गुरुजी। कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। कैसे हो सकता है दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस? बोलोगे वाह सर अब तो हम ढूंढ के रहेंगे। बोलोगे क्या? बोलोगे सर इन क्यों नहीं हो सकता है दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस? ऑफ क्यों नहीं हो सकता है दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस? मैं बोलूंगा वाह मेरे भाई, टू क्यों नहीं हो सकता है दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस? मैं बोलूंगा नाज है तुम्हारे ऊपर। बोलोगे क्यों सर? मैं बोलूंगा गो अगर तुम लेते ना, ये 2 लेटर से मिलके बना तो है, साथ के साथ ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और अगर तुम्हें वर्ब ढूंढते हो ना तो उसके आगे तुम यू सब्जेक्ट लगा सकते हो, तो यू गो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यू गो मिलके एक सेंटेंस बना देगा। लेकिन इन जो है ना मेरे प्यारे, इन जो है ये क्या है? इन जो है ये वर्ब है ही नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है। ऑफ तो प्रीपोजिशन है, टू तो प्रीपोजिशन है, ये तो वर्ब ही नहीं है। और अगर वर्ब ही नहीं है तो उसके आगे हम सब्जेक्ट कहां से लगाएंगे? वर्ब होता तो सब्जेक्ट लगा देते। इसलिए दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? यू गो है। क्या है? गो है। और उसके आगे हम क्या लगाते हैं? यू लगा के उसको सेंटेंस बनाते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं आज लेक्चर लिया हूं वो सारी बात तुम्हें समझ में आई होगी। क्या समझ में आने की कोशिश थी? सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? बोलोगे सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। बोलूंगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलोगे कुछ भी नहीं होता है सर, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर किसी चीज को लगा दिया जाए उसे ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं। बोलोगे अच्छा सर अगर प्रॉपर सीक्वेंस में है तो क्या होता है उसका प्रॉपर सीक्वेंस में? बोलूंगा सवोकार। क्या होता है? सवोकार। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल और रेस्ट। बोलोगे यस सर, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन, वर्ब के जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन, साथ में बोलो कॉम्प्लीमेंट के जगह पे नाउन या एडजेक्टिव, और अगर मैं एडवर्बियल की बात करूं तो एडवर्बियल के जगह पे एडवर्ब। प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज कहां आता है? बोलोगे रेस्ट के जगह पे आता है। मैं बोलूंगा दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? गो है। इस तरीके से मैं क्लास को समराइज भी करवा दिया हूं। मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई। आप इसके पीडीएफ को टेलीग्राम पे चेक कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे उसकी आईडी भी लिखी हुई है। ठीक है ना? ये उसका क्या है, आपको मैं लिंक क्या कर दूंगा टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। उसके कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाना, 3-4 कलम का इस्तेमाल करना। एक बात जान जाओ मेरे प्यारे, जिस तरीके से हम क्लासेस लेके आ रहे हैं, तुम जैसे बोल रहे हो वैसे काम चल रहा है। तुम बोले बेसिक से थोड़ा समझा दीजिए सर, मैं बेसिक लेके आ गया। तुम बोलोगे हाई लेवल समझा दीजिए सर, हाई लेवल लेके आ जाऊंगा। बस कुछ भी नहीं करना है तुमको। ये ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्वायरी है। देखो यूट्यूब पे क्या होगा ना,
ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पे अपना 100% नहीं पढ़ाऊंगा और बैच में 100% पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, YouTube पे लिमिटेड कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। कोई एक चीज होता है ना, मैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में सजाने की कोशिश कर सकता हूं कि हाँ भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पूरा का पूरा जो लेक्चर होता है अगर मैं बोलूंगा वो YouTube पे डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल है। बोलो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक एक बात समझाना बहुत जरूरी है। और YouTube पे जो जनता देख रही है वो हो सकता है बिगिनर भी हो सकता है क्या हो, प्रो लेवल मेंस का एग्जाम भी दे रही हो। तो हमको ना सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारी जनता कैसी है, और सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसी के लिए ये ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की इंक्वायरी है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल कांटेक्ट करो। कांटेक्ट नंबर ये है हमारा, मैं एक बार रीड कर लेता हूं, 9650288260। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बोलोगे क्या है गुरुजी? बोलूंगा 8700763521। आ गई बात समझ में? और एक बात और, वीडियो को क्या कर दिया करो मेरे प्यारे, लाइक तो अभी तुरंत कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उनको उनके साथ में कितनी बार बोल चुका हूं शेयर करने के लिए। उनकी जॉब लगेगी, तुम्हारी भी जॉब लगेगी, सोच लो दोनों मिलके मजे करोगे कि नहीं करोगे। तो जॉब लगो जल्दी से। जॉब लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना पड़ेगा, जो बात हम पढ़ा रहे हैं वो बात को कॉपी पे नोट करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी देर तक अगर आप रुक गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।